नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ ही टॉपिक है। जैसा कि मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के 6 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, ये 7वां है। ठीक है, इसका जो टॉपिक है वो हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 और इसके आगे 2 हमने डंडी लगा दी, तो ये क्या बन गया, ये रोमन अंक का 7 हो गया। इसके इधर लगाएंगे तो उसमें से घट जाता है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। फिर भी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने कला का टॉपिक लिया है, इससे भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी निकल आते हैं। छोटे एग्जाम्स में भी निकल आते हैं और बड़े एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। जो आपके पीसीएस या यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ये टॉपिक ऐसा नहीं होता, कभी कभी तो इसमें से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। ठीक है, और जब हमने इन चीज़ों को, जैसा कि मैंने हेडिंग में लिखा है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, तो कहने का मतलब है इसी वजह से हमने क्या किया है, हर लेक्चर को इतना थोड़ा सा ब्रॉडली समझाने का प्रयास किया है, व्यापक रूप से समझाने का प्रयास किया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई उस समय क्या क्या कलाएं जो है विकसित थी। कला का अगर आप सीधा तौर पे अर्थ समझना चाहें तो कला का सीधे तौर पे क्या अर्थ हो सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में जब कला वर्ड आता है तो उनके दिमाग में आता है कि नहीं, हमें जो है वो जो ड्राइंग बनाते थे ना, उसका दिमाग में आता है सीधा। हालांकि वो तक तो सीमित है ही उसका वर्ड, ऐसा नहीं है, बनाने तक उसका वर्ड सीमित नहीं है। इसमें जो कला का जो एक क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है। उसकी असल में परिभाषा तो हम अभी तक परिभाषित नहीं कर पाए हैं। हर किसी ने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से कला को परिभाषित किया है। हालांकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि परिभाषित नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को ऐसी रही हैं जिन्होंने हमने कला को जोड़ा है। जीवन को भी हमने कला से जोड़ा है कि जीवन भी एक कला है, जीवन जीने की जो ढंग है वो भी एक कला है, या जीवन भी एक कला है। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे तथ्यों के साथ साथ कला को जोड़ा हुआ है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि किसी चीज़ का निर्माण या बनाने का जो तरीका है उसी को हम कला के तौर पर जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसा हमने आपको पढ़ाया था नगर नियोजन या वास्तुकला। वास्तुकला से मेरा क्या मतलब था कि वहाँ का जो घर निर्माण की प्रक्रिया है वो वास्तुकला के तहत आती है। ठीक है, मूर्तिकला जो मूर्तियाँ बनाने की कला है। ठीक है, आपने देखा होगा कुम्हार एक तरीके से आपके यहाँ होता है, वो भी क्या होता है, एक तरीके से कलाकार ही है। कला, और जो उस कला को करता है उसको कलाकार बोलेंगे, वो कुम्हार है। तो कहने का मतलब सोनार है, चाहे कुम्हार है, ये सारे क्या है, ये आर्टिस्ट ही हैं। बट क्या है, ये अपने क्षेत्र में है। आप ड्राइंग, हमने केवल आर्टिस्ट देखा है कहाँ पर, केवल वो उस पेज के पन्नों पर देखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति अपने आप में आर्टिस्ट है, कोई हर क्षेत्र में है, कोई किसी क्षेत्र में है। तो मूर्तिकला, जो मूर्तियाँ बनाते थे, तो मृण मूर्तियाँ, मुहरे, मृत भांड, आभूषण, ये जो चीज़ें हमने ली हैं, तो हमने उन चीज़ों से ये जानने की कोशिश की है कि क्या उस समय भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ बनती थी। लोग क्या वास्तुकला या मूर्तिकला जानते थे, नहीं जानते थे? अगर जानते थे तो कैसी मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है, जैसे आप अपने यहाँ कोई चीज़ मार्केट में खरीदिए तो कैसी मिलेंगी। ठीक है, कैसा उनका साजो सज्जा कैसी रहती है, उनका डिज़ाइन कैसे रहता है। जैसे कुछ भी आप कपड़े खरीदिए तो कपड़ों का एक डिज़ाइन होता है ना आपके यहाँ पर। जैसे अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो पैंट फॉर्मल शर्ट या फॉर्मल पैंट पहन रहे हैं, या कपड़े कुछ ऐसे पहन रहे हैं तो उनका एक डिज़ाइन होता है। लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि वो वही चीज़ें आपको पैंट शर्ट थोड़ा अलग मॉडल में मिलेंगे। तो वहाँ की चीज़ों को हमें और समझने के लिए हमें क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम मुद्दे पे आते हैं। कला, आप, आई होप आपको कला समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, इसमें मैंने वास्तुकला आपको एक चीज़ बताई थी। वास्तुकला का अगर सीधा सा अर्थ देखा जाए, यहाँ मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है अपने लिए समझाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, वास्तुकला जो मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिफाइन नहीं किया क्योंकि मैंने नगर नियोजन में वास्तुकला को आपको बता दिया था। ठीक है, तो वास्तुकला से जो क्वेश्चन बनता है उस तरीके बता दूंगा मैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या, भवन निर्माण की कला। क्या बोल सकते हैं, भवन निर्माण कला। ठीक है, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, भवन निर्माण कला से। भाई वहाँ पर क्या थे, घर किसके बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे। किसके बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे। और वो कैसे थे, वो थे एकदम सिंपल घर बने हुए थे, कोई उस पर नक्काशी नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं। ठीक है, तो उनको क्या थे, किसी तरीके की कोई डिज़ाइन नक्काशी नहीं, सिंपल तरीके से वहाँ घर बनाए गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो वास्तुकला थी वो किसी डिज़ाइन को नहीं समझते थे, या हो सकता है उनको उसका ज्ञान नहीं रहा होगा। तो जैसे जब आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे पूछे जाते हैं कि घरों पर मेहराब बने थे। ठीक है, या मेहराब का, उनको मेहराब का ज्ञान था। तो चूंकि जब उनको मेहराब का ज्ञान नहीं था, कारण क्या था कि भाई घर उनके बड़े सिंपल बने थे। ठीक है, तो इस वजह से इससे क्वेश्चन निकल के आ जाता है।
हालांकि वास्तुकला में मैंने आपको उसमें ये डाउट आपका क्लियर किया था, ठीक है। चलिए, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि वास्तुकला का आरंभ किसने किया। देखिए सबसे पुरानी सभ्यता है ये, जैसा कि मैंने बताया नहीं, हाँ कहीं ना कहीं फाइट रहती है वैदिक सभ्यता में, और इसमें कुछ तथ्यों पर तोड़ मरोड़ के अभी भी कुछ पुरातत्वविद हैं जो खोज करता है, इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि नहीं वैदिक सभ्यता इससे पुरानी थी। कुछ लोगों का इस पर अपना फैक्ट जो है, फैक्टों के माध्यम से इस पे जो है बहस चलती रहती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं। हम जाते हैं कि भाई ये सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी। आपके जो भी सिलेबस में किताबें एनसीईआरटी के तहत, चलिए उसमें क्या बोला जाता है कि भैया अगर इस सभ्यता में जो भी चीज़ें हुई होंगी वो पहली रही होंगी, सीधी सी बात है, पहली सभ्यता ये थी अगर, तो वास्तुकला भी पहली थी। अगर हम पूछा जाए कि भाई भारत में या जो अपने देश में, अगर देश की बात की जाए कि वास्तुकला के जो उन्होंने किसने शुरू की, ठीक है, वास्तुकला का आरंभ किससे माना जाता है, तो किससे माना जाता है, हड़प्पा वासियों से या सिंधु घाटी के जो ये हड़प्पा वासी थे, ठीक है, इनसे माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से ही माना जाता है कि वहाँ से वास्तुकला शुरू हुई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका एक था मूर्ति पूजा वाला। देखिए मूर्तियाँ भी मिली हैं यहाँ पर, मूर्तिकला, मूर्तियाँ मिली हैं, तो मूर्ति पूजा से मैंने पिछले कोई आपको वीडियो में बताया था कि मूर्ति पूजा का भी आरंभ कौन किससे माना जाता है, ठीक है, जो उसका साक्ष्य पहले हमें कहाँ से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। तो मूर्ति पूजा भी हमने कहाँ से अभी तक स्टार्ट किया हुआ है, वो भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम मूर्तिकला के बारे में बात कर लेते हैं। वास्तुकला मैंने क्लियर किया था, तो मूर्तिकला पे आ जाते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए मूर्तिकला पे आते हैं। मूर्तिकला पे हमें मेनली आज भी यही है, लेकिन आज तो भाई हर चीज़ों को हमने देखा होगा कि आप जाइए तो बहुत सारे ऐसे धातुएं आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जिनको मिला करके या उन पे मढ़ करके बनाते हैं। लेकिन बेसिकली बात करेंगे तो आपको 3 तरीके की ही चीज़ें मिलेंगी, या तो आपको पत्थर की मूर्ति मिलेगी, या तो आपको धातु की मूर्ति मिलेगी, या तो आपको मिट्टी की मूर्ति मिलेगी। इन तीनों के अलावा अधिकतर जगहों पर मूर्तियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, हालांकि होती हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं होती हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में इन्हीं तीनों की मूर्तियाँ होती थी। तो पत्थर की मूर्ति की मैं अगर बात करूं तो वो जो है पत्थर को तराश करके बनाते थे, पत्थर को कट करके या पत्थर को, तो जानती बात वहाँ से शिल्पकार रहे होंगे जो पत्थर को तराश के बनाते थे। बात करें कि धातु की, तो उनको कांसे का ज्ञान तो था ही, ठीक है, टीना प्लस तांबा इक्वल्स क्या था, कांसा था, टी प्लस टी इक्वल्स के। तो जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था वो तो कांसे ज्ञान था, तो कांसे की हमें कई सारी मूर्तियाँ वहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कांसे की ढलाई का कार्य भी वहाँ होता था। देखिए दिमाग आप थोड़ा सा अपनी उस तरफ ले जाइएगा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे रखिएगा। जब मैं इतना ही बताऊँ आपको कि कांसे की या धातु की मूर्ति मिलती थी, तो आपको ये दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए कि वहाँ पर क्या था, कांसे की ढलाई का कार्य भी होता था, ठीक है, वो लोग कांसे की ढलाई भी करते थे। मिट्टी की मूर्ति मतलब वहाँ कुम्हार थे, चाक थी, व्यवस्था थी कि वो लोग मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं पत्थर की मूर्ति की, तो उसमें एक पुरुष का धड़ मिला था हमें, जो मुख्य है, ऐसा नहीं था, हमें और भी चीज़ें मिली थी, लेकिन मुख्य 2 चीज़ों की बात होती है। एक पुरुष की धड़ की बात होती है, एक दाढ़ी वाले पुरुष की बात होती है। इस वाले की तो मैंने अपने किसी पार्ट में आपको बताया भी है, धार्मिक जीवन वाले पार्ट में मैंने इसका जिक्र किया है, जिसको हम क्या बोलते थे, इस दाढ़ी वाले पुरुष को, इसको हम बोलते थे पुरोहित राजा की मूर्ति, जिन्होंने दाढ़ी वाड़ी बन रखी है, सॉल जो तीन पतिया जो सॉल ओढ़ रखा है, ठीक है। तो ये जो साहब थे, इनका जो है हमने जिक्र किया है एक बार। तो ये दोनों मूर्तियाँ किसकी हमें मिली हैं, पत्थर की मिली हैं। पत्थरों में किसकी, ये लाल चूना पत्थर की मिली है, ध्यान रखिएगा, और ये सेल खड़ी की हैं। मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति एक मूर्ति हमें मिली है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डीप अभी आगे चल के थोड़ा सा हम एलोबरेट करेंगे, उसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम जानेंगे कि ये मूर्ति आखिर एक्चुअल में कैसी है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या थी कि किस विधि से बनाई जाती थी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। कौन सी, लुप्त मोम। लुप्त मतलब जानते हैं ना, विलुप्त टाइप या लुप्त टाइप। तो लुप्त मतलब गायब होना, मोम मतलब मोमबत्ती भी देखी होगी आपने, और विधि। तो ये जो मोमबत्ती के लुप्त होने की विधि ये होती क्या है, वो लोग करते क्या थे, ठीक है, बेसिकली वो उनका काम क्या था कि भाई वो लोग पहले जिस मूर्ति को बनाना होता था, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में तो देता हूँ। ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। ये लुप्त मोम विधि जो है कहीं कहीं पर अभी तक कारगर थी, लेकिन अब तो नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो अभी इसको हटा दिया गया है। हालांकि जैसे मान लीजिए आप कोई संरचना बनानी है, मान लीजिए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर मैं इस तरीके की संरचना बना देता हूँ,
ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी बना देते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर एक मनुष्य की ही मूर्ति बना देते हैं इस तरीके से। तो वो क्या करते थे कि इस संरचना को पूरी तरीके से किसकी बनाते थे, मोम की बनाते थे। मोम के ऊपर क्या करते थे, एक मिट्टी का लेप लगा देते थे, ठीक है। अब मिट्टी का लेप लगा क्या करेंगे, उसको एक मिट्टी का लेप लगा करके उसको सुखा देंगे, ठीक है। सुखाने के बाद क्या होगा कि उसमें जो मिट्टी के लेप लगाएंगे उसमें छिद्र रखेंगे, ठीक है। उस पर एक चिकनी मिट्टी का लेप लगाते थे वो लोग, और उस अब मोम क्या चली गई, अंदर चली गई और लेप ऊपर से लगा दिया गया। उसके बाद उसको गर्म करते थे, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते थे, गर्म करते थे। और जब गर्म करते थे वो लोग, तो मोम क्या होती थी, मोम आपने देखा होगा, अगरबत्ती मोमबत्ती कैसे होती है, मोमबत्ती होती है कि अगर वो गर्म करोगे आप या आग लगाओगे तो पिघलती है। तो वो क्या होती थी कि जो 2-3 छेद बनाए रहते थे उसी से वो निकल जाती थी, और वो स्ट्रक्चर क्या होता था, पूरा पक जाता था। तो ये क्या बन गया, ढांचा बन गया। उसमें वो क्या करते थे, जो कांसा था, जो उसको एक तरीके से लावा बना लेते थे वो लोग, ठीक है, गर्म करके पिघला करके वो उस छेद के द्वारा भर देते थे। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो उसके अंदर की मोम थी वो क्या हो गई, गायब हो गई, एक तरीके से निकल गई, और उसकी जगह किसने ले ली, कांसे की। तो जो कांसे का जो लावा था, जो भी उसके अंदर डाला जाता था मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कहा, लुप्त मोम विधि कहा, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड, ठीक है। इसको लुप्त को क्या बोलेंगे, लॉस्ट, मोम को वैक्स बोलेंगे, विधि को क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। तो वही सिंपल है, लॉस्ट वैक्स मेथड, ठीक है। अब बात आते हैं कि भैया इसमें हमें मिला भी क्या था, तांबे के भी आइटम मिले थे। तो तांबे का कुत्ता और पक्षी हमें मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, तांबे का कुत्ता और पक्षी मिला हुआ है, कहाँ से हमें, लोथल से मिला हुआ है। और हमें एक जो है मानव की मूर्तियाँ, मानव की छोटी मूर्तियाँ, ठीक है, और इसकी जो है मोहनजोदाड़ो से मिली हैं, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। देखिए एक पिग्गड़ साहब थे, ये भी ध्यान में बता दूं आपको, एक पिग्गड़ साहब थे। पिग्गड़ साहब ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है, कि मतलब लगभग सेम थे, लेकिन मोहनजोदाड़ो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस का मतलब ये था कि वो थोड़ा ज़्यादा विकसित था हड़प्पा की कंपेयर में, हालांकि हड़प्पा का क्षेत्र बड़ा था, ठीक है। चलिए, तो हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिले हैं, मानव मूर्तियाँ मिली हैं, किसकी, कांसे की मिली हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये जो मूर्ति कला वाला पूरा चैप्टर है, मतलब जो ये सेक्शन है, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई मूर्ति कला से अगर क्वेश्चन पूछे आते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। डायरेक्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो अलग होता है, वो उसमें यही पूछ लेगा कि भाई जो दाढ़ी वाला पुरुष है उसका जो मटेरियल है वो किससे बना है, मूर्ति किससे बनी है, सीधे सीधे सेल खड़ी से बनी है दे देगा, या तो पत्थर की मूर्ति थी। जब इस चीज़ को आप उठा के लेके चले जाइए कथन में, तो कथन में क्या देगा कि वहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली और नर्तकी की मूर्ति सेल घड़ी की बनी हुई थी। कथन एक सही है, कथन दो गलत है, कथन एक सही है, कथन दो उसका स्पष्टीकरण है। इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ बनते हैं जो हायर लेवल के एग्जाम है। वन लाइनर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो। लोस्ट वैक्स मेथड आता है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये विधि उस समय यूज हुआ करती थी, तो पूछ सकते हैं कि भाई उस समय किस विधि से जो है वहाँ धातुओं से मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। क्योंकि धातुओं से मूर्तियाँ बनाना एक बड़ी चीज़ हो गई ना, कि भाई उस समय इतनी टेक्निक तो थी नहीं ना, उतनी उनके पास एडवांस जो है टेक्नोलॉजी थी, तो कैसे बनाते थे, ये एक क्वेश्चन का प्रश्न का विषय हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, मृण मूर्तियों की। किसकी बात करेंगे, मृण मूर्तियों की बात करेंगे। मृण मूर्तियों में मैं आपको बता दूं कि इसको टेराकोटा भी कहा जाता था, ठीक है। आपने मूर्तियां बनाई, जैसे बचपन में आपने देखा होगा दिवालियों को अक्सर जो है गाँव में या आपने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में देखा होगा कि हम छोटे छोटे खिलौने लेके आते हैं और उन खिलौनों में पकी हुई मिट्टियों के रहते हैं ना वो, तो उनको टेराकोटा भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं था, वो लोग भी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे, ठीक है, और बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई खराब ऐसी मूर्ति थी, अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे। इसको वो लोग बनाते थे चाक पे, कुम्हार के चाक पे बनाते थे चिकोटी विधि द्वारा, ठीक है। जैसे इसको मोम की विधि द्वारा, लुप्त मोम विधि से बनाते हैं ना, उसको चिकोटी विधि से। देखा होगा आपने, पकड़ के ऐसे जो है कुम्हार की, जो भी आप देखिएगा न्यूज़ पे, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कुम्हार से चाक से कैसे बनाता है, उसको ऐसे पकड़ करके जो है चिकोटी से, ठीक है, चिकोटी बोलते हैं, चिकोटी विधि बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस विधि से बनाई जाती थी, और इसमें क्या है, पत्थर और कांसे की तुलना में कम अच्छी होती थी। देखिए अगर उनसे कंपेयर करेंगे आप तो उसकी तुलना में क्या थी, पत्थर की देखिए सबसे अच्छी थी तो जो ढलाई वाली बनती थी, ठीक है, उससे कम अच्छी थी पत्थर वाली। सबसे थर्ड कैटेगरी में आती थी ये मृण मूर्तियाँ, क्योंकि भाई ये हाथ से बन रही है तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें आप ढाल कर बनाएंगे और जो चीज़ें हाथ से बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं अंतर, और फिनिशिंग का अंतर, बहुत सारी चीज़ों का अंतर आ ही जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण की बात करूँ तो मातृदेवी की प्रतिमा
और पुरोहित राजा की मूर्ति, ठीक है। ये जो पुरोहित राजा की मूर्ति या दाढ़ी वाले पुरुष की जो मूर्ति है वो सेम मैंने आपको बताया, ये भी मृण मूर्तियों में ही काउंट होती, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ थी। तो पत्थर की मूर्ति मैं कह लूँ चाहे क्या कह लूँ, मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की जो मूर्तियाँ थी वो उसी में ही काउंट की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें पहिएदार गाड़ी मिली है, पशु पक्षी की आकृतियाँ मिली हैं और खेलने के पासे मिले हैं, जो कि किसके मिले हैं, मिट्टी के मिले हैं, ठीक है। मिट्टी के आभूषण भी बनते थे, ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो बेसिकली हमने क्या आपको बताया कि कला जो थी वो तीनों तरीके की थी। पत्थर की या तो बनाते थे, या तो धातु की मिलेगी आपको, या तो मिट्टी की मिलेगी, मिलनी ये तीनों की आपको मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने मृण मूर्तियों में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा वास्तुकला, मूर्तिकला, मृण मूर्तियाँ कंप्लीट होता है। हम चढ़ते हैं मोहरों की तरफ। मोहरों की बात कर लें, मुद्राएं, देखिए उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, कोई ऐसी मुद्रा नहीं चला करती थी जिसपे कुछ ऐसा हो कि भी जैसे आज हमारे पास सिक्के हैं, नोट हैं, तो कोई सिक्के या नोट का प्रचलन नहीं था। उनको ही माना जाता है एक तरह की मुद्राएं माना जाता था। जो मोहरें होती थी, तो मोहरें हमें बहुत मिली हैं, हजारों की संख्या में मोहरें मिली हुई हैं हमें। और मोहनजोदाड़ो में तो सबसे ज़्यादा मोहरें मिली हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित नगर की बात करें अगर हम, तो कौन था, वो था मोहनजोदाड़ो। तो जब मोहनजोदाड़ो में क्या मिला था, सबसे ज़्यादा मोहरें मिली, तो इन बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है कि वहाँ पर मोहरों को भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता रहा हो एज अ करेंसी, एज अ मुद्रा, ठीक है, क्योंकि वहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ध्यान रखिएगा। तो मोहरों को ही मुद्राओं का कभी कभी रूप दिया जाता है वहाँ पर, जो लिखा हुआ मिलता है। चलिए मुद्राओं की बात करें तो ये क्या ज़रूरत थी उनको मुद्रा या मोहरें बनाने की, जाहिर सी बात है मोहरें भी तो कहीं बनती रही होंगी। अब मोहरें किसकी बनेंगी भाई, पत्थर की बन सकती हैं, या तीन चीज़ों में से किसी चौथी की नहीं बनेंगी, धातु की बनेंगी, या तो पत्थर की बनेंगी, या तो मिट्टी की बनेंगी, और किसी की बननी नहीं है। तो बात करें, एक क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इनका उद्देश्य क्या था, मोहरों का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है शायद कहीं पर किसी एग्जाम में, मैंने देखा था। तो उनका मुख्य उद्देश्य जब पूछेगा तो देखिए, पहला उद्देश्य तो आप यही कहेंगे व्यापार वाणिज्य के लिए था। मोहरों का उद्देश्य क्या था, वाणिज्यिक था, ठीक है। भाई कहने का मतलब था कि जब कोई आपने सामान दिया, आपने क्या किया भाई, अपने कंपनी की सील लगाई या अपने कंपनी की मोहर लगा दी वहाँ पर, ठीक है। तो मोहर लगा दी तो पता चल गया ना कि भाई हमारे यहाँ का आइटम है। और इन्हीं मोहरों ने ही सबसे बड़ा रोल निभाया था जब हमने ये कहा था कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता, और किसकी सभ्यता, मेसोपोटामिया की, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं, ये दोनों समकालीन सभ्यता हमने इन्हीं मोहरों के ही बेस पे कही थी। उसका कारण क्या था कि जब हमने आपको ये बताया था कि भाई हमें यहाँ पर एक मोहनजोदाड़ो में एक श्रृंगी बैल की जो है क्या मिली है, मोहर मिली है। एक सेकंड, यहाँ पर हमें एक श्रृंगी, जिन भी लोगों ने ये कौन सी मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी आई थी ना मोहनजोदाड़ो, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसको जो है सपने में एक श्रृंगी बैल दिखाई पड़ता है, या सांड जो भी कह लीजिए आप उसको। तो हालांकि उसमें तो हिरन टाइप का निरूपण किया गया है मूवी में, बट एक श्रृंगी बैल का जो निरूपण है वो क्या है, मोहर हमें कहाँ से मिलती है, मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। और जो सेम मोहर हमें कहाँ से मिली है, मेसोपोटामिया से मिली है। तो इस बेस पे हमने वहाँ से लिंक किया कि भाई मेसोपोटामिया में भी ये क्या कर रही है मोहर, तो कहीं ना कहीं इनका उससे व्यापार हुआ करता था। तो अगर कहीं अभी आप पूछ ले कि मोहरों का उद्देश्य क्या था, तो वो क्या था, ये वाणिज्यिक था, ठीक है। लगभग हजारों की संख्या में हमें क्या प्राप्त हुई थी, मोहरें। ये नहीं पूछे कितनी प्राप्त हुई थी, इसके मैंने आपको जस्ट जानकारी के लिए बताया है, ये क्वेश्चन नहीं बनता है। सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली थी हमें, मोहनजोदाड़ो से मिली थी, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, एक लाइनर क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। बात करें, अधिकतर मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ये नहीं पूछेगा कि मोहरें किसकी बनी होती थी, क्योंकि मोहरों में भी काफ़ी सारी कैटेगरी थी भाई। मोहरें धातु की भी थी, मोहरें पत्थर की भी थी, और मोहरें किसकी थी, मिट्टी की भी थी। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि या तो बोलेगा अधिकतर, या बोलेगा सामान्यतया, या बोलेगा आमतौर पर। तीन वर्डों का यूज जरूर करता है। जैसे सर्वाधिक पूछ लिया था ना, जैसे हमने क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवाई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ एक सर्वाधिक वर्ड जरूर जोड़ देगा। तो वैसे ही वो जरूर पूछेगा भाई अधिकतर जो है मोहरें किसकी थी, सेल खड़ी की बनी होती थी, ठीक है। और अन्य अगर मैं बात कर लूँ तो भाई वो गोमेद की, चकमक पत्थर की हैं, धातु की, मिट्टी की, हाथी दांत की। हाँ, हाथी दांत की भी मोहरें मिली हैं हमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाथी दांत की भी मोहरें हमें मिली हुई हैं, ठीक है। और अधिकतर जो मोहरें थी उनमें क्या था,
उन मोहरों पर जानवरों का अंकन जरूर मिलता है। ऐसा नहीं था कि बिना जानवर के मोहरें नहीं थी, लेकिन अधिकतर मोहरों पर क्या था, जानवरों का अंकन जरूर मिलता था। यानी पर्टिकुलर क्षेत्र का जो कोई जानवर होता होगा वहाँ पर उसको और क्या करते थे, मोहरों पर छाप देते थे। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए मोर बहुत पाए जाते हैं। साउथ में एक जगह है, साउथ में कुछ जगहों पर देखा होगा अपने कर्नाटका साइड में, उनका पशु जो है चीतल टाइप है। चीतल एक उसमें कह रहा हूँ चित्तीदार हिरण है एक, उसको चीतल बोलते हैं। तो कहने मतलब जो वहाँ के जो जानवर पाए जाते रहे होंगे तो उनके अकॉर्डिंगली वहाँ पर क्या था, मोहरों पर उसका अंकन जरूर होता था। ठीक है, तो इसमें यही मैंने वर्ड लिखा है कि भैया जो है अधिकतर मोहरों पर क्या था, जानवरों का अंकन था। जैसे कौन कौन जानवर हो सकते हैं आपके, कुबड़दार बैल, सांड, बाघ, हाथी, भैंसा आदि। ठीक है, बात कर लें आकार की कि मोहरों का आकार होता कैसा था, तो अगर पूछेगा तो मैक्सिमम जो आकार था वो वर्गाकार ही था। ठीक है, ऐसे भी आपके आयताकार भी मोहरें मिली हैं, चतुर्भुजाकार भी मिली हैं और षटकोण टाइप मिली हैं, जैसे इस टाइप की भी मिली हैं। ठीक है, तो अधिकतर क्या था, वर्गाकार ही था। ठीक है, हड़प्पा से जो हमें एक मोहर मिली हुई थी, वर्गाकार जो थी मोहर जो थी सबसे ज़्यादा मिली थी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये मोहर क्या थी, हमें सबसे ज़्यादा मिली हुई थी। और इसमें जो है अगर पूछा जाता है तो बाजूबंद जो थे, बाजूबंद आपने पढ़ा जो बाजू पर बांधे जाते हैं उसको बोलते हैं बाजूबंद। तो बाजू पे आपने देखे होंगे, बाजूबंद के बारे में जानते भी होंगे। तो बाजू पर भी बंद के रूप में भी मोहरों का प्रयोग किया जाता था। इनका जो साइज था वो 2 × 2 इंच था। ठीक है, वर्गाकार का मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर थी, 2 इंच चौड़ी और 2 इंच क्या थी, लंबी। ये क्या थी, आपकी मोहरें हुआ करती थी। उनको बाजूबंद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। बाजूबंद के तौर पर इस्तेमाल करने का तात्पर्य ये हो सकता है कि वो जाते रहे होंगे किसी दूसरे प्रदेश देश में, तो वहाँ पर क्या होता होगा कि भाई एक बाजूबंद के तौर पर वो लोग अपनी उस मोहर को रख लेते होंगे ताकि हम इस प्रदेश से बिलोंग करते हैं या हम इस कैटेगरी के लोग हैं, वो शायद इसके लिए बाजूबंद के रूप में प्रयोग करते रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस मृदभांड के बारे में। ठीक है, तो मोहरों से हो ही चुका है। और मोहरों का एक क्वेश्चन जो बनता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो यही बनता है कि भाई सबसे ज़्यादा मोहरें जो है कहाँ से मिली हमको, मोहरों पे सबसे ज़्यादा किस जानवर का अंकन था। ठीक है, मोहरों पर ध्यान रखिएगा, मोहरों पर अगर पूछता है कि मोहरों पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का अंकन था, किस जानवर का अंकन था, तो वो होगा एक श्रृंगी बैल। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, एक श्रृंगी बैल। एक सेकंड में यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई मोहरों पर सबसे ज़्यादा किसका अंकन था, एक श्रृंगी बैल का अंकन सबसे ज़्यादा था, और ये किस पर था, मोहर पे था। ध्यान रखिएगा, कहीं और नहीं। चलिए अब हम आते हैं अपने मृदभांड की तरफ में। तो मृदभांड जो है 2 प्रकार के हुआ करते थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, ताकि यहाँ समझाने में थोड़ा सा ईजी रहता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी तरफ में, मृदभांड की तरफ। ठीक है, तो चलिए मृदभांड की मैं बात करूं, मृदभांड की बात करें तो एक तो हमें मिलेंगे क्या हो, नॉर्मल वाले मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सादा, सादे मृदभांड। ठीक है, और एक मिलते हैं हमें चित्रित मृदभांड। कौन से मिलते हैं, चित्रित मृदभांड। ठीक है, क्वेश्चन इस चित्रित वाले से ही बनता है कि इससे बहुत कम ही बना हुआ है। जो सादे मृदभांड होते थे वो हम क्या करते रहेंगे, घरों में यूज करते रहे होंगे। ठीक है, कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं, स्लाइड में डालने का भी प्रयास किया जाएगा कि उसमें भी डाल दिया जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या हमें वहाँ से मिला हुआ है। तो मृदभांड जो है हमें इस तरीके के मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे हैं ये। ठीक है, ऐसे आपका एक जो है यहाँ पर एक ये सुराही टाइप मिल गई। तो ये जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, कुछ सामान रखने के लिए, कुछ अनाज रखने के लिए, पानी रखने के लिए, तो इस तरीके के मृदभांड भी मिले हुए हैं हमें। ठीक है, बात कर ले चित्रित मृदभांड की। ठीक है, तो चित्रित मृदभांड के बारे में बात करें तो जिसमें चित्रकारी भी हुआ करती थी। कोई हमें ऐसी जो मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था मिट्टी के बर्तन। तो भैया उन्होंने कहा कि कुम्हार की चाक पर बनाए जाते थे। वो तो सीधी सी बात है, बनाए जाएंगे कुम्हार के चाक पर ही। ठीक है, सादे बर्तन लाल चिकनी मिट्टी से। ठीक है,
जो ये सादे बर्तन थे, ये वाले सादे मृदभांड थे, किसी में थे लाल चिकनी मिट्टी, ध्यान रखिएगा ये वाला इंपॉर्टेंट है, लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी के सादे किसी। और उसके बाद में क्या था, सादे बर्तन लाल चिकनी मिट्टी से, ठीक है। काले बर्तनों पर लाल लेप की परत जिस पर काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां एवं चित्रांकन मिलता था, ठीक है। अब इन्होंने चित्रित मृदभांड में क्या कहा है, इसमें कहा है कि भाई काले बर्तनों पे क्या होता था, लाल लेप होता था एक, इसके ऊपर से एक लाल लेप लगाते थे, लाल कलर का हम क्या लगाते थे, लेप लगाते थे इस वाले पे। पहले चित्र ऐसे ही नहीं बना देते थे हम, ये पहले से काला रहता था, मान लीजिए काले बर्तन जो थे हमारे पास, काले बर्तन या मैं मृदभांड कह लूँ, तो उस पर हम क्या, काले पे क्या लगाते थे, लाल रंग का लेप लगाते थे। और उसके बाद में इस पे हम क्या करते थे, इसी काले रंग से ही, यहाँ मैंने लिख रखा है काले रंग से ज्यामितीय आकृति एवं चित्रांकन करते थे। काले रंग से जो मछली बनाना हो, कुछ भी हमें चित्र बनाना हुआ, हम किससे बनाते थे, काले रंग से बनाते थे, काले रंग से चित्रांकन करते थे। ज्यामितीय आकृतियों से मेरा मतलब हो गया कि वहाँ पर वो कुछ भी बना दिए, मान लीजिए ये आपका मृदभांड है, हमने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लगाया, हमने ऐसे बना दिया इसमें, ये लो, ये ज्यामितीय आकृतियाँ ही तो हो गई, ठीक है। ज्यामिति पढ़ी होगी आपने, तो ये लो ऐसे बना दिया, बस ये हो गया ज्यामितीय आकृतियाँ। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर जब ये तो नॉर्मल बनाने हैं तो हमें क्या, लाल चिकनी मिट्टी हम लेके आ गए और उसी से हमने बना दिया। हाँ, चमकीले होते थे, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ के बर्तन कैसे थे, चमकीले थे। तो जो बड़े एग्जाम्स में बताया नहीं आपको, जो अगर यूपीएससी लेवल का एग्जाम्स आएंगे उसमें कथन में बता देता है कि उसके चिकनी मिट्टी के थे, चमकीले नहीं होते थे, या उस पर जो है चित्रकारी काले रंग का लेप था और लाल रंग की चित्रकारी थी, इस तरीके से उसको पलट देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई काले रंग का जो क्या था, काले बर्तनों पर लाल लेप था, और क्या था, काले रंग से ज्यामितीय आकृति एवं चित्रांकन था, ठीक है। छोटे पात्र आधे इंच से कम ऊंचाई के होते थे, ठीक है। जो छोटे पात्र थे, अब आधे इंच से कम ऊंचाई के, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही छोटे रहे होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि घरों के बर्तन अनेक प्रकार के थे। घरे के बर्तन क्या थे, अनेक प्रकार के थे, उसमें बहुत सारे प्रकार के बर्तन मिले हुए हैं। कुछ में ऐसे तरीके जो हमारे यहाँ छन्नी टाइप यूज होता है ना, वो इस टाइप के भी मिले हुए हैं, इसमें छोटे छोटे छेद हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उससे कुछ छानने का काम भी किया जाता रहा होगा, छन्नी टाइप कुछ छानने का काम किया जाता रहा होगा। तो जो बर्तन थे वो कई प्रकार के थे, ठीक है। अभी हमारा बाकी है आभूषण, तो मैं इसको रिरेज करके और एक आभूषण का आपको जो है तैयार करता हूँ। सोना, कांसा, सीप और शंख। चलिए ये हो गया। तो अब बात कर लेते हैं आभूषण की, ठीक है। जो इसका एक टॉपिक हमारा छूटा हुआ था कि भाई इन्होंने जो इनकी कलाएं थी, तो क्या आभूषण बनाने की भी कला इनमें थी, ठीक है। क्योंकि इतना तो आपको पता चल गया हो, चाहे जो भी आपने मूर्ति देखी, चाहे पशुपतिनाथ की आपने देखी, चाहे कांसे की नर्तकी की मूर्ति आपने देखी, सभी ने कुछ ना कुछ गहने जो हैं, आभूषण जो है पहन रखे हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि भाई वहाँ के लोग गहने या पहनते थे। और ऐसा नहीं था कि जो पशुपतिनाथ की आपने एक पशुपति की मुहर जो आपने देखी है, उसमें भी देखा होगा आपने कि वो एक हाथ जो है चूड़ियों से भरा हुआ पाया गया आपको। तो वहाँ पर आपको ये पता चल जाता कि स्त्री पुरुष क्या थे, दोनों अपने आप को संवारते थे, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक आपको भले ये थोड़ा पॉइंट अलग लगता होगा कि भाई दोनों, ये बताने की जरूरत क्या है। मैंने क्या कहा, कथन और स्पष्टीकरण में ये जरूर टॉपिक आता है कि भाई स्त्री सज्जा साजो सज्जा करती थी, पुरुष नहीं करते थे। सिंदूर का भी साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। वो लोग वहाँ पर कुछ अपने जो स्त्रियाँ थी वहाँ पर उस समय भी मेकअप की प्रथा थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आज से 5000 साल पहले या 8000 साल पहले भी स्त्रियाँ क्या करती थी, मेकअप वगैरह करती थी। और पुरुष मेकअप तो नहीं करते थे, लेकिन वो भी अपने शरीर को जो है आभूषणों से सजाते थे, ठीक है। आभूषण पहनते थे, अंगूठियाँ हो गई, गहने हो गए, तो वो पहनते थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक ये पॉइंट है। बात कर ले तो बहुमूल्य धातु, इसके जो आभूषण होते थे वो होते किसके थे, ठीक है। तो आभूषण की बात करें तो वो क्या किसके होते थे, बहुमूल्य धातुओं के, रत्नों, हड्डियों और पकी हुई मिट्टी के। देखिए आप यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है कि भाई पकी हुई मिट्टी के भी आभूषण हैं और बहुमूल्य धातुओं के भी हैं,
मतलब मिट्टी के आभूषण भी समझ सकते हैं ना कि भाई वो तो भाई मिट्टी से बना लिए गए। और एक बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि कार्नेलियन के या लाजवर्द के इसकी तक के जो कांसे के इसके आभूषण भी मिले हैं। तो पहनता कौन रहा होगा? मैंने आपको बताया था कि समाज भले ही समतावादी था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर दो वर्ग थे। एक पुरोहित वर्ग जो व्यापारी वर्ग था, जो बड़ा वर्ग था, ठीक है, अमीर और गरीब का वहाँ पर कुछ ना कुछ चक्कर तो था। अदरवाइज हमें एक ही चक्कर मिलने चाहिए था ना भाई, रत्न हीरो के ही मिलते या चाहे बहुमूल्य धातुओं के ही मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं था। जो तो छोटे तबके के लोग रहे होंगे वो अपना इसके यूज़ करते थे, जो बड़े तबके के रहे होंगे वो रत्नों हड्डियों और इनके सबके यूज़ करते थे। मैंने आपको एक पहले ही बताया हुआ है। तो इससे भी आप अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्सरसाइज करा सकते हैं कि नहीं हाँ ऐसा रहा होगा वहाँ पर, ठीक है। गले में हार पहनते थे, फीते पहनते थे, बाजूबंद पहनते थे, अंगूठी पहनी जाती थी, ठीक है। उस समय ये सब चीज़ें पहनी जाती थी। सबसे ज़्यादा गहने की बात करें तो वो मोहनजोदाड़ो और लोथल से मिले हैं हमें, ठीक है। आभूषणों में सबसे ज़्यादा गहने कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से मिले हैं। हरियाणा के फरमाना में हमें कब्रिस्तान मिला हुआ है। इस कब्रिस्तान में हमने जब खुदाई की तो हमें मिला क्या कि वहाँ शवों को क्या किया गया है? गहनों के साथ दफनाया गया है। शवों को क्या किया गया है? गहनों के साथ दफनाया गया है। तो एक तो जब उनके साथ दफनाया गया तो उसकी तरह हमें गहनों के साक्ष्य मिल गए। भाई जहाँ जहाँ उनको पहना करके दफनाया गया होगा तो हमें ये आइडिया मिल गया कि क्या क्या पहना करके कैसे कैसे इनको किया गया है, तो क्या क्या वो पहनते रहे होंगे। और ये दूसरा एक पहला ऐसा हमें साक्ष्य मिला कि जहाँ शवों को भी मतलब उनको गहने के साथ ही दफना दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि ऑड वन आउट टाइप में, कि भाई इन सब में जो है ये सबसे अलग था। तो कभी कभी आप ध्यान रख लीजिएगा कि पूछा जा सकता है कि भाई फरमाना में क्या था कि शवों को गहनों के साथ दफनाया गया था। वो आभूषण से जुड़ा हुआ मैटर है इसलिए हमने इसको रखा, अदरवाइज हम इसको समाधान में जब समाधान का जो टॉपिक लेंगे तो उसमें भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। मन के कई प्रकार के होते थे। इसके निर्माण की कार्यशाला चन्हूदड़ो और लोथल से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, चन्हूदड़ो को औद्योगिक शहर कहा जाता था सिंधुवाड़ी सभ्यता का। क्या शहर? औद्योगिक शहर, जहाँ पर कुछ जैसे आपने देखा होगा औद्योगिक शहर का मतलब होता है जहाँ पर किसी चीज़ की कार्यशालाएं होती हैं। जैसे गुजरात हो गया आपके, वहाँ पे कपड़े के बड़े बड़े उद्योग होते हैं, ठीक है। बम्बई हो गया आपका, वहाँ पर उसको भी क्या औद्योगिक शहर है। कानपुर हो गया। तो कुछ कुछ ऐसे नगर होते हैं जहाँ पर औद्योगिक शहर का दर्जा मिला होता है, ठीक है, जहाँ पर कुछ उद्योग स्थापित होते हैं, ठीक है। कार्यशालाएँ होती हैं, वहाँ कुछ उद्योग स्थापित होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अच्छा, मैं गुजरात की जो बात कर रहा हूँ आपको, मैं सारे गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद उसमें सूरत का जो जिक्र है वो आता है। तो चन्हूदड़ो हो गया और लोथल हो गया। यहाँ से हमें क्या मिलता था? इनकी मनके बनाने की कार्यशालाएँ मिली हैं। कार्यशाला मतलब मनके समझते हैं आप? ये जो मनके मैं बोल रहा हूँ, मनके का शाब्दिक अर्थ आप ढूंढेंगे तो आपको माला मिलेगा। क्या मिलेगा? माला मिलेगा। लेकिन मनके का जो वास्तविक मैं तौर पे बताऊँ तो मन का एक मोटा मोटा आप नॉलेज अगर पूछेंगे मुझसे तो मन का, जैसे आपने मोती देखी, मोती में एक छेद कर दिया जाए और उसमें एक धागा पिरो दिया जाए तो वो क्या बन गई? मनका बन गई। तो जरूरी नहीं है कि वो मोतियों की ही बने, मन के कई प्रकार के होते थे, ठीक है। कई प्रकार के मनकों में क्या होता था कि बेलनाकार मन के भी मिल जाएंगे आपको, मतलब ऐसे लंबी सी सीप टाइप में, और इसके बीच में एक वो बना दी गई, ठीक है। इस टाइप के भी मन के मिल जाते थे और इसमें भी बना दिया गया। इससे आजकल आप देखोगे पत्थरों के जो आभूषण मिलते हैं ना, अधिकतर पत्थरों का मतलब मेरा कहने का मतलब है जो देखिए कई सारे जो मतलब अट्रैक्टिव जो होते नहीं है, आकर्षक पत्थर होते हैं, उनके आभूषण आपने आजकल भी देखे प्रचलन में हैं। तो उनमें देखे होंगे आपने इस तरीके के, चाहे इस तरीके के, इसमें ही मतलब अगर वो छेद कर दिया जाए और उससे क्या कर दिया जाए, पिरो दिया जाए किसी माला में, तो क्या मनके का रूप ले लेते हैं। तो उसी को मनका बोला जाता है। तो भाई उसको जो छेद किया जाएगा, उसको जो बनाया जाएगा, तो उसकी कार्यशालाएं भी तो कहीं ना कहीं होंगी। तो कहने का मतलब है वहाँ के जो शिल्पकार थे या जो वहाँ के जो ये भाई जौहरी टाइप कह लीजिए, चाहे उनको जो बनाने वाले थे, ठीक है, जो कारीगर थे, वो कहीं ना कहीं उस बात में सक्षम थे और उन चीज़ों को जानते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको उस चीज़ का नॉलेज था। तो इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है चन्हूदड़ो का। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वो क्या है आपका? चन्हूदड़ो है। मन के आपके होते किस किस के थे? अब देखिए, ये धातु के भी होते थे, पत्थर के भी होते थे, और किसके होते थे? मिट्टी के भी होते थे। मिट्टी में बात कर लें तो मैंने आपको बताया था सेल खड़ी हो गई, ठीक है। अब बात कर लूँ तांबा, सोना, ये सब क्या धातु हो गई, ठीक है। और पत्थर, जो आपके पत्थरों के भी क्या होते थे? ये होते थे। और इसमें कार्नेलियन के ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, लाजवर्द, तो ये सारे जो है मनकों के प्रकार थे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दे रहा हूँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है नर्तकी की मूर्ति से।
हमें वहाँ से एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली हुई है। वो मिली कहाँ से हमको है, वो मिली हुई है हमको मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली हुई है, मोहनजोदाड़ो से। हालांकि मूर्ति की जो ऊंचाई है वो मात्र 4 इंच की है। कितनी की है, मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 4 इंच की है, ध्यान रखिएगा। वो आपको मैं फोटो में चाहे जितनी बड़ी दिखा दूँ, लेकिन वो एक्चुअल जो ऊंचाई उसकी है वो 4 इंच की है। और वो किसकी मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है। तो कांसे की मूर्ति है तो वो कहीं ना कहीं ढलाई का, देखिए इतने दिन बाद तक कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन, तो मतलब उसका जो डिटोरिएशन टाइप में कह लूँ, उसका अब अवक्षय टाइप में से उसको भी कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सर्वोत्तम उदाहरण थी किसकी, कांसे की ढलाई का। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कांसे की ढलाई का सर्वोत्तम उदाहरण है नर्तकी की मूर्ति, राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति, पशुपति की मुहर, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब है उसमें से कांसे की थी कौन मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति थी, वही कांसे की थी। तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो नर्तकी की मूर्ति थी वो पहली चीज़ तो कांसे की थी। ढलाई का एक क्या था, कांसे की ढलाई का एक उत्कृष्ट नमूना था वो। बात कर लें तो मात्र 4 इंच की थी, सांवला रंग था। हालांकि आप पूछेंगे रंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखिए उसमें जब भी चीज़ों को बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा डार्क कर दिया जाता है, ज़्यादा लाइट कर दिया जाता है। तो उस चीज़ से हमने ये डिफाइन किया कि भैया वो सांवले रंग की उस मूर्ति को बनाया गया रहा होगा। बाल जूड़े के रूप में गुथे हुए थे। जो बाल थे वो पीछे क्या थे, जूड़े के रूप में गुथे हुए थे। आपने देखा होगा ना, जो महिलाएं या चाहे जो स्त्रियां या चाहे लड़कियां जो है जूड़ा बनाती हैं, तो वो इस तरीके से कुछ होता है ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे करके, और इसमें ये इस तरीके से ये जूड़ा बनता है, ठीक है। तो ये जो जूड़े की प्रथा है, आप अगर मैं ये कहूँ कि 8000 साल पहले, 5000 साल पहले, जो भी मैं कह लूँ कि भाई 5000 साल पहले तक ये प्रथा थी जूड़े वाली, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात थी कि भाई उन लोगों को ये चीज़ें आती थी, या वो लोग भी इन चीज़ों से अवगत थे, ठीक है। तो उस जो नर्तकी की जो बाल हैं, वो बाल क्या हुए हैं भाई, जूड़े से पीछे तरफ गुथे गए हैं, ठीक है। बाल जूड़े के रूप में पीछे तरफ गुथे गए हैं। बाईं भुजा जो क्या है, चूड़ियों से ढकी हुई है। बाईं भुजा क्या है, वो पूरी चूड़ियों से ढकी हुई है। तो बाईं भुजा का और सीधी खड़ी है, ठीक है। दाहिनी भुजा की बात कर लूँ, मैं इसकी इमेज यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इमेज में, जैसे कि अगर यहाँ पर है तो दाएं भुजा में बाजूबंद है और कड़ा है, ठीक है। क्या है, सॉरी, बाजूबंद है और कड़ा है। दाएं भुजा में हम क्या देख सकते हैं कि कड़ा है और क्या है, बाजूबंद है। और जो दायां हाथ है वो घुटने से थोड़ा ऊपर जांघ के पास में मतलब टिका हुआ है। वो एक तरीके से भारतीय संस्कृति की नृत्य की मुद्रा में है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया, नर्तकी। नर्तकी मतलब डांस या नाचना, नृत्य मतलब क्या होता है, नाचना। और जो इसको परफॉर्म करेगा उसको क्या बोलेंगे, नर्तकी बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं नर्तकी की मूर्ति का इसका कहा गया। हालांकि इसको भी लेकर काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं, लेकिन हम क्या जाते हैं, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो उसमें जो डाटा दिया गया हम उसी के बेस पे आपको बताते हैं। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति क्या है कि भैया वो जस्ट एक हाथ उसका क्या है, आगे नृत्य की मुद्रा में था। इसी वजह से हमने क्या कहा, ये नर्तकी की मूर्ति है। दूसरा एक टॉपिक इंटरेस्टिंग आता है कि उसके जो है लगभग जो शरीर है वो केवल आभूषणों से ढका हुआ है, बाकी शरीर निर्वस्त्र है, उसमें कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं। तो इसमें ये भी पॉइंट आ जाता है कि भैया उसका जो लगभग शरीर जो है वो निर्वस्त्र, क्योंकि देखा आपने पूरी चूड़ियाँ ही भर रखी हैं उसमें, और कुछ उसके आभूषण ही पहन रखे हुए, तो जो भी है उसमें कोई कपड़े का उसमें नहीं रखे। इससे आपने देखा होगा कि सेल खड़ी का जो पुरोहित राजा की मूर्ति से उसने तिरुपतिया साल जो है ओढ़ रखा था ना, उसमें इस तरीके का कुछ भी नहीं है। और भी हमें 1-2 मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, उनका जिक्र कर लेते हैं जो पूछे जा सकती हैं, ठीक है, एग्जाम में। वैसे तो बहुत सारी हैं, इस पर इतनी पीएचडी नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो बात करते हैं हम, एक मोहनजोदाड़ो से हमें वृषभ प्रतिमा मिली है, वृषभ प्रतिमा मिली है, ठीक है। वृषभ मतलब क्या होता है, बैल की प्रतिमा मिली हुई है, ठीक है। और ये जस्ट आप पहली चीज़ तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली है हमें, तो ये ध्यान रखिएगा। दाड़ो लिख दूँ चाहे दाड़ो लिख दूँ, मोहनजोदाड़ो से मिली है ये, सॉरी, जो दाड़ो से मिली है। दूसरी चीज़ ये कांसे की है, ठीक है। इसका जो सर है वो दाईं तरफ घुमा हुआ है, घुमा है, और गले में रस्सी है। गले में क्या है, रस्सी है, ठीक है। चलिए, और जो दूसरा जो है
हमें एक मिला हुआ है पुरुष का धड़, पूरा पुरुष का हमें नहीं मिला, पुरुष का केवल ये जो हिस्सा है ना, ये इस तरीके से, ये इतना हिस्सा, केवल ये धड़ ही मिला है, ना सिर है ना पैर है, इसके हाथ भी नहीं है, बस हमें केवल धड़ मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो पुरुष का धड़ है। ठीक है, तो ये भी हमें कहाँ से मिला हुआ है, ये भी हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और ये बात करें तो ये किसका है, लाल बलुआ पत्थर का है। ठीक है, इसके कंधों के पास, कंधे अच्छे से पके हुए हैं, मतलब पके हुए मतलब मिट्टी का था, तो उसको जब पकाया गया था तो ये पोर्शन इसका काफ़ी अच्छे से पका हुआ था। ठीक है, और इसमें से अगर मैं बात कर लूँ तो बस ये इसका जो भाई जो संरचना आप देखेंगे तो इसका पेट हल्का सा बाहर निकला हुआ है, तो ये भी कह सकते हैं पेट बाहर की ओर निकला है, पेट बाहर की ओर निकला है। दैट्स इट। ठीक है, तो इतना ही आपका पॉइंट है। जो भी बनते हैं क्वेश्चन इसी से बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ना चाहेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए मैंने अभी आपको ये कौन सा पार्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसका 7वां पार्ट पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमने आपको जानकारी दी थी ये बहुत कम है या बहुत ज़्यादा हो गई हैं। देखिए ना तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको कम भी नहीं कह सकता। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते थे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल सकते थे, वो हमने आपको निकाल के यहाँ पर बताए हुए हैं। प्रयास ये है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जो हेतु जो हमने वहाँ पर एक टैगलाइन डाली हुई है वो उसी को मैं फॉलो करूँ। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी कहीं ना कहीं आजकल यूपीएससी को कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि उनमें क्या होता है कि कथन और जो मैंने बताया नहीं, कथन और स्पष्टीकरण का जो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कथन वाले, तो वो थोड़ा सा आदमी को कन्फ्यूजन में डालते हैं, पर ये वन लाइनर क्वेश्चन है वो इसी से बनते हैं। लेकिन आजकल क्वेश्चन भी सीधे सीधे नई तौर पर पूछे जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप ले लीजिए। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपने सीखा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को शेयर करें, सो दैट बाकी सभी तक जो है जानकारी पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।